आप प्लीज शादी से मना कर दें। वो बीर सिंह के सामने सर झुकाए खड़ी थी और बीर ने लब भींचते हुए अपने से 15 साल छोटी धानी को देखा था, जो उसके खास आदमी रघु की बेटी थी। अच्छा, और शादी से इनकार की वजह? बीर ने बेहद संजीदगी से पूछा तो वो अपनी आंखें कसकर बंद कर गई और फिर बड़ी हिम्मत करके बोली, क्योंकि मुझे आपसे नफरत है। मैं मरना पसंद करूंगी पर आपसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। बीर उस छोटी सी लड़की की बात पर एकदम पत्थर हो गया। उसके दिल में एक तेज लहर उठी। उसने मुट्ठियां कसकर भींच लीं, निचला होंठ दांतों से कुचल लिया। शायद वो अपने जज्बात काबू में करने की कोशिश कर रहा था। सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी नफरत की वजह जानता था। वो कैसे उससे शादी कर सकती थी, जो उसके बाप की मौत की एक बड़ी वजह बना था। लड़की का बाप बीर की जान बचाते बचाते मर गया था और मरते वक्त बीर ने रघु से वादा किया था कि वो उसकी बेटी को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसका साया बना रहेगा। तब रघु ने हाथ जोड़कर अपने सरदार से कहा था, सरदार जी, रिश्ते का कोई नाम न हो तो ये समाज गाली के नाम से उस रिश्ते को पहचानता है। मेरी बेटी को एक नाम देना जिससे ये समाज उसे स्वीकार कर सके। उससे शादी कर लेना, उसे अपनी पत्नी बनाकर इज्जत देना। और बीर बीर कैसे मरते हुए रघु से ये वादा न करता, जबकि वो उसकी जान बचाते बचाते चला गया था। होंठ भींचते हुए उसने रघु के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और वादा किया था, चिंता मत करो रघु, तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। मैं उसे मान सम्मान और इस समाज में इज्जत दूंगा। और रघु ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कुछ देर बाद बीर ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी उस लड़की को देखा, जो उससे शादी करने के लिए इनकार कर रही थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझसे नफ़रत करती हो या मोहब्बत, मुझे तो बस ये फ़र्क पड़ता है कि मुझे ये शादी करनी है और हर हाल में करनी है। वो ठंडे शब्दों में बोला, अपना हुक्म सुनाया और वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने अपने गार्ड को इशारा किया कि ये लड़की घर से बाहर न निकल पाए। बीर सिंह का संबंध एक अमीर घराने से था, जिनके बहुत से दुश्मन थे। वो प्रताप सिंह की इकलौती औलाद था। प्रताप सिंह भी अपने माँ बाप के इकलौते ही थे। उनका कोई खास लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। बीर सिंह भी उनकी इकलौती ही औलाद था। प्रताप सिंह जी की एक मुंह बोली बहन थी, जिसका नाम मालती था और जिन्हें वो अपनी हवेली में ही रखते थे। अब तो उनके बच्चे भी जवान हो चुके थे। मालती की बेटी आरती 24 साल की हो चुकी थी और वो प्रताप सिंह के बेटे बीर सिंह को पसंद करने लगी थी। उसकी ये पसंद देखते हुए प्रताप जी ने अपने बेटे की मंगनी आरती से कर दी थी। एक ऐसा ही दिन था जब बीर सिंह रात देर तक घर से बाहर था। उस वक्त तो प्रताप जी का खास वफादार गार्ड, जो 45 से 50 साल की उम्र का था और 15 सालों से हवेली में काम कर रहा था, हमेशा की तरह बीर सिंह के साथ ही था। वो बचपन से ही बीर को बेहद प्यार करता था और उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानता था। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। इस वक्त भी रात के 12 बज चुके थे और रघु बीर सिंह की गाड़ी में उसके साथ ही मौजूद था। उसका फ़ोन बार बार बज रहा था और वो कुछ उलझन का शिकार था। फ़ोन ना तो काट रहा था और ना ही उठा रहा था। और इसकी वजह शायद बीर की मौजूदगी थी। किसकी कॉल है रघु, उठा क्यों नहीं रहे? बीर ने भारी आवाज़ में उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा। उसकी हिचकिचाती हुई आवाज़ आई, सर मेरी बेटी धानी का फ़ोन है। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है ना, इसीलिए वो मेरी वजह से परेशान हो रही होगी। और जैसे ही रघु की बेटी का जिक्र आया, एक हल्की सी मुस्कुराहट बीर के खूबसूरत होठों पर बिखर गई। तो उठाओ फ़ोन और हाँ, स्पीकर पर डालो। वो गाड़ी को एक मोड़ पर मोड़ते हुए बोला था। न चाहते हुए भी रघु ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था और फिर उधर से झरने की तरह शब्द बरसने लगे। कहाँ है आप पापा? टाइम देखा है आपने? रात का 1 बज रहा है। भगवान का कोई डर है या नहीं कि आपकी बेटी घर पर अकेली है? आपको कोई और काम तो है नहीं? बस बेटी जाए भाड़ में। चाहे बारिश हो, तूफान हो, आपने तो बस एक ही काम करना है, और वो है उस लंगूर की सुरक्षा करना। मैं तो कहीं भी आपकी सगी औलाद लगती ही नहीं हूँ। ऐसा लगता है जैसे वही आपका बेटा है, उसे ही आपने गोद ले रखा है। कड़वा बादाम कहीं का। कॉल ऑन होते ही उसके मुंह से तड़ तड़ गोलियां बरसने लगी थीं, जो यकीनन वीर सिंह को निशाना बना रही थीं। वीर कभी हैरत से आंखें फाड़ कर फोन को घूरता तो कभी नजरें चुराकर बगल में बैठे रघु को देखता। वो नादान छोटी सी लड़की उसके बारे में कितने गंदे गंदे नाम ले रही थी। बेटा ब्रेक पर पाँव रखो, फ़ोन ऑन करते ही शुरू हो गई हो तुम तो। और ज़रा सोच समझ कर बोला करो,
क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर है। रघु ने हिम्मत करके कहा, क्योंकि वो अपनी बेटी को जानता था। अगर वो उसे चुप न करा था तो यकीनन वो आगे भी वीर सिंह की बहुत सारी तारीफें करने वाली थी। जब धानी ने सुना कि फ़ोन स्पीकर पर है तो उसने तुरंत अपने दांतों तले जबान दबा ली और झट से उसकी आवाज़ फ़ोन से ऐसे गायब हुई जैसे वो गूंगी हो गई हो। कुछ देर के बाद धीरे से मिनमिनाती हुई आवाज़ आई थी, पापा मुझे भूख लग रही है, आते हुए कुछ खाने के लिए ले आना। यह कहकर उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया था। ये भी ना, शायद सर भूख लगी है उसे, इसीलिए इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आपके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें हरगिज़ भी नहीं करती, बल्कि आप लोगों की तो बहुत तारीफ़ करती है मेरी बेटी। बस भूख की वजह से वो आपके बारे में ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर गई। रघु बेटी का बचाव करने लगा, जबकि वीर एक गहरा हुंकारा भरकर रह गया। बस अजीब आदत है मेरी बेटी की, लेट नाइट ही से कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है और फिर मुझे बाजार भगा देती है कि जाएं और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आएं। रघु बड़े ही प्यार से अपनी बेटी के बारे में बता रहा था। अभी वो उससे बातें ही कर रहा था कि तभी रास्ते में पिज़्ज़ा हट आया। उसने गाड़ी रुकवाई और पिज़्ज़ा लेने के लिए कहा। रघु उलझन में फंसा हुआ था। सर, लेकिन हम लेट हो जाएंगे, आपको भी कहीं और जाना होगा। नहीं रघु, पहले यही काम करेंगे। तुम मेरी वजह से घर से रात देर तक बाहर रहते हो और तुम्हारी बेटी घर में अकेली होती है। अब मैं इतना भी जालिम नहीं कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी न कर सकूं। वो पुरसुकून भरे अंदाज में बोला था और उसके साथ बाहर निकल गया। एक पिज़्ज़ा उसने अपने लिए लिया और एक रघु को दे दिया। आधे घंटे की दूरी पर थे वो लोग गांव से। कुछ ही देर में वो वापस गांव पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर जब रघु ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो धानी फौरन भागती हुई दरवाज़ा खोलने आई थी, लेकिन अपने बाप के साथ मौजूद उस इंसान को देखकर उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो उसकी बुराई में ज़मीन आसमान एक कर चुकी थी और अब वही सामने खड़ा उसे आंखें छोटी किए ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो थोड़ा सा तुनक कर बोली थी, जबकि रघु उसे घूरने लगा। जरा जो उसकी जिद्दी बेटी को सामने वाले का लिहाज हो कि वो उसका मालिक है, मगर नहीं, वो तो उसे मालिक समझती ही कहाँ थी। वो तो उसे अपना दुश्मन मानती थी, जो उसके बाप पर अपना हक जमा कर बैठ चुका था। और ये बात धानी की एक आँख नहीं भाती थी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसका बाप कई कई रातें देर से घर आता और कभी कभी तो पूरी रात ही घर नहीं आता था। अब बहुत हो गया, चलो अंदर, साहब भी आ रहे हैं। वो उसे अंदर ले आया। जब वो अपनी शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करते हुए गहरी नज़रों से उसे देखते हुए अंदर दाखिल हुआ था और फिर बोला, क्या आपके यहाँ अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है मैडम? वो उसे तेज निगाहों से घूरते हुए बोला था। उसकी छोटी सी नाक गुस्से से फूल गई थी। क्यों नहीं है? बिल्कुल है, मगर बिन बुलाए मेहमानों के लिए ये ऑफर अवेलेबल नहीं है। वो नाक से कुड़ती अंदर चली गई, सर झटकते हुए, जबकि वो उसके नखरों पर वाह वाह कर उठा। कहाँ तो सारी लड़कियां उसे देखने और उससे दोस्ती करने के लिए उसके आसपास मंडराती रहती थीं। उसके साथ वक्त बिताना अपनी खुशकिस्मती समझती थीं, और यहाँ ये लड़की थी जो उसे भाव नहीं देती थी, उसे किसी खातिर में नहीं लाती थी, जैसे उसके आगे कोई और हो ही नहीं। ये बात धानी की उसे सबसे अच्छी लगती थी कि वो उसे आम इंसान की तरह ही ट्रीट करती थी। जैसे वो अंदर गई, उसने भी रघु के दूसरे कमरे की तरफ रुख किया था। आज वो अपनी हवेली में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और कई ऐसे मामले थे जिन पर वो अभी रघु से बात भी करना चाहता था। रघु से वहाँ से निकाल कर लाया था, मगर धानी की वजह से उन्हें उसके घर ही आना पड़ा था। धानी से प्लेट्स वगैरह मंगवाकर उसने ड्राइंग रूम में सेट करवा दिया। उसका पिज्जा उसके हाथ में थमाते हुए रघु बोला, जाओ, जाकर अपने कमरे में खा लो और साहब का धन्यवाद भी करो, यही तुम्हारे लिए लेकर आए हैं इतना बड़ा पिज्ज़ा। जैसे उसने खुशी खुशी पिज्जा का डिब्बा थामा था, अगली ही बात सुनते ही उसका गला तक कड़वा हो गया था। उसने चोर नज़र से उसकी तरफ देखा, जो जताती हुई नज़रों से उसे ही घूर रहा था। वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए थैंक यू कहकर कमरे से जा चुकी थी, जबकि वो बस उसके अंदाज देखता रह गया। क्या पटाखा लड़की थी यार, कभी जो आराम से 2 मिनट बैठकर बात कर लेती, मगर नहीं, उसकी नाक पर तो हमेशा उसे देखकर गुस्सा सवार रहता था। उसके कहने के अनुसार वो उसके बाप को हड़प कर बैठा था। फिर वीर अपना सर झुकाए रघु से बातें करने लगा, और कब सुबह की रोशनी फैलने लगी उसे पता ही नहीं चला।
सुबह जब उसकी बेटी फ्रेश होकर पूजा घर में जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली तो उन दोनों को बातें करते देख टेढ़ी नज़रों से उसे देखने लगी और आंखों में गुस्सा लिए उसकी तरफ बढ़ी। अब वो सोच रहा था कि अब तो उसकी खैर नहीं, जरूर पूछेगी कि वो अब तक यहाँ क्यों रुका हुआ है। वो अपने बाप की ही तरफदारी करेगी। ये सोचते ही वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ था, मगर इससे पहले कि वो घर के बाहर जाता वो उस पर आकर बरस चुकी थी। आपने समझ क्या रखा है मेरे पापा को? हमेशा उनको अपने साथ लेकर फिरते रहते हैं इधर उधर, कभी तो उन्हें आराम करने दिया करें। और अब रात से लेकर सुबह तक आप उनके साथ बातें करते रहे हैं। बेशक वो काम की ही बातें होंगी, मगर आपने उनको पूरी रात जगाए रखा, वो तो सोए भी नहीं। और अब आप उनसे कहेंगे कि मेरे साथ दोबारा काम पर चलो? ऐसा तो मुमकिन नहीं। अब मैं अपने पापा को नहीं जाने दूंगी, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। वो सीने पर हाथ लपेटकर उससे तंज करती नज़रों से देखते हुए बोली थी, जिस पर उसने आईब्रो झुकाकर उसका ये तीखा अंदाज देखा था। और फिर बोला, तुम जानती भी हो लड़की, तुम किससे बात कर रही हो और क्या बात कर रही हो? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला था। जरा सी लड़की थी और एटीट्यूड तो उसमें कूट कूट कर भरा था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप शराफत से मेरे पापा को आज की छुट्टी दीजिए, वरना मैं उनको आपके पास काम करने नहीं दूंगी। वो आगे होते हुए उसे उंगली दिखाते हुए बोली, जिस पर उसने अपनी आंखें छोटी की और उस नन्ही सी आफत को घूरने लगा जो उस पर बरसती ही जा रही थी। और वो आगे से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। गहरा सांस भरते हुए उसने सर ऊपर उठाया। ठीक है रघु, तुम आज की छुट्टी ले सकते हो। वो रघु को इशारा करता हुआ वहां से बाहर निकल गया। अब पीछे से रघु अपनी बेटी धानी को घूरने में लगा हुआ था। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैंने जो किया बिल्कुल भी ठीक किया है। अब आप ऐसे मुझे मत घूरिए। गुस्सा मैंने आप पर करना है, ना कि आपने मेरे ऊपर। सारी रात आप उनकी वजह से जागते रहे हैं और अब भी आप उनके साथ चलने वाले थे। ऐसा तो मैं कभी भी न होने देती। वो उनको गुस्से से घूरती हुई बोली तो रघु भी मिनमिनाने लगा। अपनी बेटी के आगे उसकी भी नहीं चलती थी, यही तो उसकी पूरी दुनिया थी। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने धानी को सीने से लगाकर पाला था, उसकी हर जिद हर ख्वाहिश पूरी की थी और वो चाहता था कि कभी भी उसकी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। उसके लिए वो सब कुछ करता था। उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और एक सेल्फ डिपेंड इंसान बनाना चाहता था। इसके लिए उसने उसका एडमिशन गांव से आधे घंटे की दूरी पर बस से एक छोटे से शहर के कॉलेज में करवाया था और छुट्टी के बाद उसे घर छोड़ जाया करता था। आते ही वो घर के कामों में लग जाती और फिर घर के काम करने के बाद आराम करने के इरादे से लेट जाती। दिन तो कट जाता था, लेकिन शाम का अंधेरा फैलते ही उसे अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आने लगती थी। ये अकेलापन उसे अंदर ही अंदर डसने लगा था और यही गुस्सा था जो उसके अंदर धीरे धीरे भरकर नफरत का रूप लेता चला गया था। वो वीर सिंह से नफरत करने लगी थी और जिसकी वजह से वो तन्हाइयों का शिकार हो गई थी और अपने पापा के साथ वक्त नहीं गुजार पाती थी। अगले दिन जब रघु काम पर गया तो प्रताप सिंह ने रघु को अंदर आते देखकर पहला सवाल यही किया था, और सुनाओ रघु, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुम्हारी बेटी ने तुम्हें माफ़ कर दिया या नहीं? वो उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोले थे। जी हाँ बिल्कुल साहब जी, एक पूरा दिन उसके साथ गुजारा है, तो अब न सिर्फ उसका गुस्सा ठंडा हुआ है बल्कि उसने मुझे खुशी से बिरयानी भी बनाकर खिलाई। वो प्रताप जी की बात पर खुश होते हुए बोला था, जबकि वीर सिंह हैरत से उसे देख रहा था। वीर सिंह ने अपने पापा को रघु की छुट्टी के बारे में बता दिया था और छुट्टी के पीछे क्या वजह थी ये भी बता दिया था, और इसीलिए प्रताप सिंह ने हंसते हुए रघु से ये बात पूछी थी। जबकि वीर सिंह तो अब सोच में डूबा हुआ था। वो तो इतनी छोटी सी लड़की है, क्या उसको भी कुकिंग आती है? उसकी उम्र यही कोई 17-18 साल रही होगी, 12th क्लास में पढ़ रही थी। आप तो जानते हैं साहब, 3 साल पहले ही मेरी पत्नी का देहांत हुआ था और फिर मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी किसी भी काम में अधूरी रहे। बस इसीलिए उसका शौक था कि वो कुकिंग करे। इसीलिए उसका शौक था कि वो कुकिंग क्लासेस ले और बेकिंग क्लासेस ले। इसीलिए उसने सब कुछ सीख लिया। मुझे तरह तरह के खाने बनाकर खिलाती है और यही समझाती है कि बाहर का खाना मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए घर खा कर जाया करूं। और जिस दिन मैं आपके साथ बाहर खाना खा लेता हूं, उस दिन फिर से तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाता है। वो बेबसी से बोला, जिस पर प्रताप सिंह हंस पड़े। रघु के साथ वो खुले दिल से बात करता था, ना ही उसे कोई फिक्र होती थी कि वो उसकी बातें किसी और को बता देगा
या उसका पर्दाफाश कर देगा। वो उसका हमराज था, उसकी जान से भी ज़्यादा करीब, उसके सारे राज जानता था। सर, बाकी बातें तो होती रहेंगी, मगर हमें नरेंद्र चौहान का क्या करना है? वो तो आपकी जान के प्यासे पड़े हुए हैं। जब से आपने अपने दादा वाली ज़मीन वापस हासिल कर ली है, वो तो आपको मारने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। पहले भी 3 बार आप पर जानलेवा हमला हो चुका है। बेशक वो लोग पकड़े गए हैं, मगर उन लोगों की साजिशें अभी भी रुकी नहीं हैं। मुझे डर है कि कहीं किसी दिन वो आपको नुकसान न पहुंचा दें। वो परेशानी से उसका चेहरा देखते हुए बोला, जिस पर वो अपनी जान भी वार सकता था। वीर नाम में सिर हिला गया। रघु, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार। वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो, भगवान के बाद तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। वो बड़े ही सुकून से बोला था, जिस पर रघु धीरे से सर नामे हिलाकर रह गया। उसका कुछ नहीं हो सकता था। वो ऐसे ऐसे काम करता कि दुश्मनों के पैरों के नीचे से ज़मीन खींच लेता था, और फिर बाद में दुश्मन गुस्से के मारे पागल हो जाते थे और उसकी जान लेने के पीछे पड़ जाते थे। आज रात को वो घर पर ही मौजूद था और अपने सब घर वालों के साथ खाना खा रहा था, जिसमें उसके माँ बाप, उसकी मालती आंटी और उनकी बेटी आरती भी शामिल थे। साथ ही उसकी मौसी और उनके बच्चे भी आए हुए थे। क्या हाल चाल है भाई? आप तो नजर ही नहीं आते। उसकी मासी का बेटा कार्तिक शरारती अंदाज में वीर को देखते हुए मुस्कुराया था। कार्तिक उसका मौसेरा भाई होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। वीर भी उसकी बात पर हल्के से मुस्कुरा दिया था और सर हाँ में हिला दिया। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है यार कि हमें इतनी अच्छी लड़की मिल जाए। वो गहरा सांस भरते हुए बोला था, जिस पर आरती होंठ भींच कर रह गई। उसे वीर सिंह की तरफ से कभी भी नरम जज्बात देखने को नहीं मिले थे। वो उसकी मोहब्बत में दीवानी थी, उसकी एक नज़र की प्यासी, लेकिन उसने उसे नज़र भरकर भी नहीं देखा था। अरे वीर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको आपकी मंगेतर पसंद नहीं? जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जरा अपनी मंगेतर का चेहरा तो देखिए, कैसे गुस्से से लाल हो रहा है। कहीं वो आप पर गरज ही ना पड़े। इस बार बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी मासी की बेटी नेहा थी। नेहा ने शरारत से आरती को देखते हुए ये बात कही थी, जो लगभग उसी की उम्र की थी। अभी ऐसे बुरे दिन नहीं आए मेरे, वो हंसी मजाक करते हुए बोला था। मगर आरती ये बात वाकई दिल पर ले गई थी। उसका चेहरा सच में गुस्से से लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो अभी के अभी गुस्से के मारे फट पड़ेगी। जबकि उसके इस अंदाज को देखकर नेहा मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो वीर सिंह की शादी अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड से करवाना चाहती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड लैला वीर सिंह को पसंद करती थी, लेकिन जब उसकी मंगनी आरती से हुई तो नेहा को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। उसने जैसे तैसे करके लैला को मनाया था और अभी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वीर और आरती का रिश्ता टूट जाए और वो अपनी दोस्त की शादी वीर से करवा दे। जब भी आती थी लैला को अपने साथ लेकर आती थी, लेकिन आज लैला नहीं आई थी। वो सब लोग हंसी मजाक में लगे हुए थे, जबकि आरती मन ही मन कुछ और ही सोच रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर वीर सिंह रात को घर वापस क्यों नहीं आया था? वो क्यों आधी आधी रात तक या फिर कभी कभी पूरी रात घर से बाहर रहता है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था। उसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ को देखा, जिस पर वो उसे तसल्ली देने के इशारे कर रही थी। कोई बात नहीं, वो तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। इस पर उसे कुछ सुकून हुआ था। वो तन गई और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर नेहा को देखने लगी। फिक्र मत करो नेहा, बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। फिर जब तुम मुझे इसकी बीवी के रूप में देखोगी तो तुम अच्छी तरह जान जाओगी कि इसके साथ कौन ज़्यादा सूट करता है। वो उसे जलाते हुए बोली थी, जिस पर नेहा के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वाकई वो जो मर्जी कर लेती, सच तो यही था कि देर या सवेर उसकी शादी तो आरती से ही होनी थी। मामला नाजुक होते देख वीर सिंह वहां से उठकर खड़ा हुआ था, जिस पर सबकी नज़रें उसके ऊपर उठी थीं। अरे बेटा बैठो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। उसकी माँ उसकी तरफ से बुरी तरह परेशान हुई थी। दिल ही दिल में उन्हें तकलीफ भी हुई थी कि जब भी वो खाने पर आता था, कोई ना कोई इसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता था कि वो खाना बीच में छोड़कर उठ जाता था। ये लोग कभी नहीं बदल सकते। वो सिर्फ सोच कर रह गई और अपना सर पीट लिया, जबकि वो उनको तसल्ली देते हुए वहाँ से जा चुका था। आप खाना खाइए माँ, मैं बाद में खा लूँगा। वैसे भी अभी फ़िलहाल मुझे भूख नहीं है। जबकि सब लोग एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। अगली सुबह उसे रघु के साथ ज़मीनों पर जाना था। ये वही आखिरी ज़मीन थी जिस पर वो कब्जा हासिल करने वाला था और जिस पर दुश्मनों ने नाजायज़ कब्जा जमाया हुआ था।
वो जैसे ही वहां रघु के साथ पहुंचा और वहां का जायजा लेने लगा तो अचानक फायरिंग शुरू हो गई। वीर सिंह भी तुरंत हरकत में आया। उसने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली और जवाबी फायरिंग करने लगा। वीर सिंह का ध्यान आगे से होती फायरिंग पर था कि तभी पीछे से गोली चली थी। गोली चलाने वाले को रघु ने देख लिया था और वो भागकर वीर सिंह की पीठ से लिपट गया। वीर सिंह को समझ आता इससे पहले ही गोली सीधा रघु की पीठ में आकर लगी थी और जो सीधा उसके दिल तक पहुंच गई। जैसे ही रघु को गोली लगी वैसे ही सारे दुश्मन फरार हो गए थे, जबकि वीर सिंह तो फटी फटी आंखों से खून से लथपथ होते रघु को देख रहा था। वो फौरन उसके ऊपर झुका। रघु, आंखें खोलो। रघु, ये तुमने क्या कर दिया? वो बहुत बुरी तरह परेशान हो गया था। रघु बेशक उससे 15 साल बड़ा था, मगर वो उसके लिए उसका दोस्त जैसा था। आंखें खोलो रघु, मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? वो कांपते हुए शब्दों में बोला। रघु हल्के कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर वो सुन नहीं पा रहा था। उसकी सांसें रुकने लगीं। वीर सिंह फौरन अपने नौकरों की मदद से उसे गाड़ी में लिटाकर पीछे बैठा और उसका सर अपनी गोद में रखकर ड्राइवर को फौरन गाड़ी चलाने को कहा। गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी, जबकि रघु का खून पानी की तरह बहते हुए वीर सिंह के कपड़ों को लाल करता जा रहा था। आज सचमुच उसने अपनी वफादारी का सबूत दे दिया था। जो गोली वीर सिंह की हिस्से आनी थी, उस गोली को उसने अपने ऊपर लिया था और अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था अपनी वफादारी की सूरत में। वीर सिंह की आंखें आज पहली बार आंसुओं से बरस रही थीं। वो उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं था जिन्होंने उसके दिल पर हाथ डाला था। रघु, कुछ तो बोलो, तुम्हें होश में रहना होगा। हम अभी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, प्लीज होश मत खोना। उसके हाथ कसकर थामते हुए वीर सिंह ने उससे झंझोड़ कर कहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो बेहोशी में चला गया तो रघु कभी उठ नहीं पाएगा। इसीलिए वो लगातार उसे होश में रखने की कोशिश कर रहा था कि तभी वीर सिंह को अपने हाथ पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ। उसने तुरंत रघु की तरफ देखा जो उसे नीचे झुकने का इशारा कर रहा था। वो फौरन उसके चेहरे के करीब झुका। रघु कांपते होठों से बोला। उसके शब्द अटक अटक कर निकल रहे थे। मालिक, मैंने हमेशा आपसे वफादारी की है, कभी आप पर एक खरोंच भी नहीं आने दी, कभी आपके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसकी बात पर वीर सिंह ने मुश्किल से सर हाँ में हिलाया, क्योंकि आंसुओं का गोला उसके गले में अटक रहा था। रघु ने अपनी बात जारी रखी। मेरी बेटी का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मालिक। मैं ही उसका एक सहारा था। वो मेरी पूरी कायनात है। मैं उसको किसी अजनबी के सहारे छोड़कर नहीं जाना चाहता, और जिसके सहारे छोड़ना चाहता हूँ वो सहारा आप हैं। अगर आपने मुझे अपने घर का एक फैमिली मेम्बर समझा है तो मुझ पर एक एहसान कीजिएगा। मेरी बेटी को शादी करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिएगा। ये मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दें। वीर सिंह उसकी बात पर तड़प उठा। रघु, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन रघु ने ना में सिर हिला दिया। मैं जानता हूँ मालिक, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए, तभी मैं सुकून से मर पाऊंगा, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा तड़पती रहेगी, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। वो हाँफते हुए बोला। दर्द उसकी जान ले रहा था। बेहोशी उस पर सवार हो रही थी। वीर सिंह होंठ को चलते हुए बैठा हुआ था, जबकि रघु उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मजबूरी थी और न जाने क्या क्या। ये सब कुछ वीर सिंह ने रघु की आंखों में पहली बार देखा था। और वजह कौन थी? उसकी 18 साल की बेटी। प्लीज़ मालिक, ये कहते हुए रघु के होंठ फिर से कांपे थे। वीर सिंह ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे यह भी पता था कि रघु जानता है उसकी मंगनी हो चुकी है, लेकिन एक मरता हुआ बाप सबसे पहले अपनी औलाद के बारे में ही सोचता है। रघु ने भी अपनी बेटी धानी के बारे में ही सोचा था और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वीर सिंह के कंधों पर डाल दी थी। उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थीं और अब पहली बार जिंदगी में रघु उससे बहुत कुछ मांग बैठा था, तो वीर सिंह कैसे इनकार करता? अगर इनकार कर भी देता तो खुद से नजरें मिलाने के लायक भी न रहता। इसीलिए उसने उसका हाथ कसकर थामते हुए आंखों में आंखें डालते हुए मजबूत आवाज में कहा, अगर तुम्हारी यही आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा रघु। ये वादा है मेरा, कभी भी तुम्हारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। मगर क्या वो इस बात पर राजी होगी? वो उसको देखते हुए बोला था। रघु दर्द से हल्का सा मुस्कुराया। मैं जानता हूँ वो जिद्दी है, गुस्से की तेज है, आसानी से नहीं मानेगी, मगर मैं आपको भी जानता हूँ, आपको भी अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। मेरी बेटी जितनी गुस्से की तेज है उतनी ही दिल की बहुत अच्छी है, बहुत नरम है।
किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे पता है वो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियों के रंग लेकर आएगी। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आप अपने रघु पर भरोसा कीजिए, जिसने जीते जी आप पर आँच नहीं आने दी, आपकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखा। क्या वो मरने के बाद आपके लिए कोई गलत फैसला करेगा? नहीं ना? रघु कांपते हुए अटकते शब्दों में अपनी बात पूरी कर रहा था। वीर सिंह अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए हाँ में सर हिलाने लगा, क्योंकि उसे रघु की वफादारी पर कभी भी शक नहीं रहा था। तो बस मालिक, आप किसी तरह उसे मना लेना, उससे शादी कर लेना। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सुकून से मर सकूंगा, क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि आप हमेशा उसकी रक्षा करेंगे और उसको अपने साथ रखेंगे। ये कहते हुए उसने तड़पते हुए एक आखिरी हिचकी ली और वीर सिंह की बाहों में ही दम तोड़ दिया। वीर सिंह ने दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल जैसे भीतर ही भीतर रो रहा था। रघु, आंखें खोलो रघु। अगले ही पल वो दहाड़ मारकर चीखा था, मगर रघु था कि आंखें नहीं खोल रहा था। उसकी चीख सुनकर ड्राइवर भी हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से गाड़ी साइड में रोक दी और पीछे आकर रघु की सांसें चेक की, जो अब थम चुकी थीं, धड़कनें बंद हो चुकी थीं। सॉरी सर, ये अब जिंदा नहीं है, उसने सर झुकाते हुए कहा, जबकि वीर सिंह का दिल फटने के करीब था। उसके हाथ खून से भरे हुए थे, रघु के खून से, जो उसका वफादार नौकर ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी था। वीर सिंह ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए ड्राइवर को रघु के घर लेकर चलने को कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे इस हालत में देखे, मगर वो क्या करता, उसे लेकर तो जाना ही था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसके मन में ख्याल आया कि इस वक्त तक शायद धानी घर लौट चुकी होगी। दरवाज़ा खुला और धानी की निगाहें जैसे ही वीर सिंह के चेहरे पर पड़ी, वो परेशान होकर उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती कि वो यहाँ अकेला क्या कर रहा है और उसके पापा कहाँ हैं, उसकी नज़र वीर सिंह के कपड़ों और हाथों पर पड़ी। खून पर चली गई। वो बुरी तरह सहम गई। उसके होंठ कांपे पर शब्द निकल न सके। फिर जैसे तैसे उसने कांपते होंठों से उसकी तरफ इशारा करते हुए धीमी सरगोशी में पूछा, ये खून किसका है? वीर सिंह ने बिना कुछ कहे पीछे की तरफ इशारा किया, जहाँ से कुछ लोग रघु की बेजान बॉडी को घर के अंदर ला रहे थे। धानी फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। जैसे ही रघु की बॉडी को अंदर लाकर रखा गया, धानी चीख चीख कर रो पड़ी। उसकी दहाड़ों से पूरा घर गूंज उठा। पापा, पापा उठिए ना, आंखें खोलिए। आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे? देखिए, आपकी बेटी आपको पुकार रही है, रो रही है आपके लिए, और आप हैं कि आंखें नहीं खोल रहे। आपने तो कहा था कि कभी भी मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर लीं? आंखें खोलिए, देखिए मैं रो रही हूँ आपके लिए। मैं नहीं जी सकती आपके बगैर। क्या आपको अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं? आप बोल क्यों नहीं रहे पापा? वो अपने पापा के बेजान वजूद को झकझोरते हुए बोली थी। ये मंजर देखकर वीर का दिल किया कि वो ज़मीन में धंस जाए। आखिर वो एक बाप बेटी के जुदा होने की वजह कैसे बन गया था? उसे अपने आप से नफरत महसूस होने लगी। दिल पर एक भारी बोझ आ गया था। ये सोचते सोचते वो गुमसुम खड़ा था, जबकि धानी और भी चीख चीख कर रोने लगी। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे थे। आस पड़ोस के लोग भी आ गए थे और बातें करने लगे। जहाँ धानी अपने बाप के वजूद से लिपट कर बिलाप कर रही थी, मोहल्ले की औरतें उसे सहारा देने लगीं। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे पापा का तो कोई दुश्मन भी नहीं था जो उन पर ऐसा जानलेवा हमला कर देता। और तभी कुछ सोचकर अचानक ही धानी की चीखें थम सी गई थीं। उसने अपनी लाल सूजी और आंसू भरी आंखों से सामने खड़े वीर को देखा। वो तेजी से उठी और वीर के सामने जाकर खड़ी हुई। अगले ही पल गुस्से से उसने वीर का कॉलर पकड़ लिया और उसे झंझोड़ते हुए बोली, बताओ बताओ, किसने किया ये सब? कौन है इसकी वजह? तुम ही हो ना? तुम्हारी वजह से मरे हैं ना मेरे पापा? उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वो जहर भरे शब्द वीर के सीने में उतार रही थी। वीर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाया, क्योंकि जाने अनजाने वजह तो वही बना था, उसके बाप की मौत का। देखो धानी, मेरी बात सुनो। वीर ने उसके हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर धानी हाथ झटकते हुए उससे उंगली दिखाकर बोली, तुम कातिल हो मेरे बाप के। तुमने ही मारा है मेरे पापा को। जरूर मेरे पापा तुम्हारी जान बचाने के लिए आगे आए होंगे। तुमने ही मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। वापस ला कर दो मेरे पापा को, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये कहकर वो रोते रोते अचानक ही उसके कदमों में गिर पड़ी और ख़ुद को बुरी तरह नोचने लगी। वीर तुरंत उसके पास झुका और उसके हाथ पकड़कर जोर से बोला, ऐसा कुछ नहीं है धानी, तुम्हारे पापा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी,
लेकिन मैं वादा करता हूँ, जिसने भी रघु की जान ली है मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीर उसे दिलासा दे रहा था, लेकिन धानी सुन कहाँ रही थी। वो उसका हाथ झटक कर दोबारा अपने पापा के पास भाग गई। थोड़ी ही देर बाद रघु की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पूरा घर धानी की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को नोच रही थी। रघु के अंतिम संस्कार की सारी रस्में वीर सिंह ने ही पूरी की थी। जब उसने उसे चिता में उतारा तो मन ही मन सोचा था, आखिर मैं रघु की आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी करूंगा? उस लड़की से शादी कैसे करूंगा जो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, मुझसे नफरत करती है। अंतिम संस्कार के बाद जब वो घर लौटा और धानी से मिलने की ख्वाहिश की तो उसने मुंह पर ही दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। वो जोर से चीखी, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। जिससे तुम्हारा रिश्ता था वो अब मर चुका है। ये सुनकर वीर पलट गया। 2 दिन बीत गए रघु को मरे हुए। इन 2 दिनों में वीर ने रघु के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। फिर वो धानी से मिलने गया, ये बताने कि उसने उसके पापा का बदला ले लिया है, मगर धानी ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। इन 3 दिनों में वीर ने धानी का चेहरा तक नहीं देखा था। पता नहीं वो किस हाल में होगी। क्या उसे घर पर अकेला छोड़ना सही था? हवेली में काम करने वाली कुछ नौकरानियां उसका हाल चाल वीर को बताती थीं, मगर फिर भी उसका दिल बेचैन था, क्योंकि अब तक उसने रघु की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे धानी के पास जाना ही होगा। रात के सन्नाटे में वो गाड़ी लेकर निकला और धानी के घर के सामने रुका। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ था। लकड़ी का दरवाज़ा खामोश खड़ा था। उसने नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर धानी की नफरत सोचकर हाथ वापस गिरा लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वो मुझे देखेगी तो उसके बाप का गम फिर से ताज़ा हो जाएगा। वो फिर से रोएगी, तड़पेगी। नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर ही वो जाने ही वाला था कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं, जैसे बर्तन गिर रहे हो, कोई चीख रहा हो। आवाज़ें घुटी घुटी सी थीं। वीर समझ नहीं पाया ये कैसी आवाज़ें थीं। उसने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया और शोर एकदम से बंद हो गया। उसने 2-3 बार जोर से खटखटाया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। वीर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। घर की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। उसने सोचा दीवार फांद कर अंदर जाया जा सकता है। जैसे ही वो खामोशी से दीवार फांद कर अंदर पहुंचा, उसने गहरी नज़रों से घर का जायजा लिया और तुरंत एक कोने की ओट में छिप गया। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई आंगन में आ रहा था। लगता है जो भी दरवाजे पर था वो चला गया। एक लड़के की आवाज़ सुनते ही वीर सिंह को खतरे की घंटी अपने आसपास महसूस हुई। किसी लड़के का इस घर में भला क्या काम? धानी तो घर में अकेली रहती थी। फिर ये लड़का कौन था? अरे बेकार में ही हमारा मज़ा ख़राब हो जाता। इतनी खूबसूरत लड़की की खूबसूरती चखे बिना भला मैं यहाँ से जा सकता हूँ? इतना हसीन माल है। कब से हमारी नज़रें इस पर टिकी हुई थीं, मगर इसका बाप था जो पहले हमें इसकी तरफ बढ़ने नहीं देता था। लेकिन अब तो ये लड़की अकेली है। ये कहते हुए एक लड़का अंदर बढ़ा। दूसरा लड़का धानी को पकड़े हुए था और उसके मुंह पर हथेली जमाए हुए था ताकि वो चीख न सके। फिर वो उसके और भी करीब आया और उसकी आस्तीन फाड़ दी। तभी झटके से दरवाज़ा खोलते हुए वीर अंदर दाखिल हुआ। दोनों लड़के अचानक पीछे मुड़े। वीर सिंह को अपने सामने देखकर एक पल के लिए सन्न रह गए। धानी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल डर के मारे दोनों लड़कों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर कैसे आए? अंधेरे की वजह से शायद वे वीर को पहचान नहीं पाए थे, वरना गांव में ऐसा कौन था जो वीर सिंह को नहीं जानता था। वीर सिंह गुस्से से गरजा, इस बात का जवाब तो मैं तुम्हें बाद में दूंगा। पहले ये बताओ तुमने इस लड़की को छूने की हिम्मत कैसे की? अगले ही पल उसने उन पर टूट पड़ते हुए एक के बाद एक मुक्के बरसा दिए। लड़के घायल होकर गिरने लगे। तभी एक ने पीछे से वीर के सिर पर वार कर दिया। गुलदान उसके सिर पर टूट गया और खून की एक धार उसके कनपट्टी से बहने लगी। ये देखकर धानी फटी फटी आंखों से कभी वीर को देखती तो कभी उस लड़के को। अगले ही पल वीर ने झपटकर उसे दबोच लिया और अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। वो दोनों लड़कों को इतनी बुरी तरह पीट रहा था कि कुछ ही देर में वे जमीन पर तड़पते हुए पड़े थे। वीर सिंह ने जल्दी से धानी के दोनों हाथ खोल दिए। उन लोगों ने उसके मुंह में कपड़ा भी ठोंस रखा था, जिसे वीर ने तुरंत निकाला। धानी बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी और फिर अचानक ही वीर के चौड़े सीने से लगकर बिलखने लगी। उसका बदन धीरे धीरे कांप रहा था।
वीर ने उसे अपने करीब करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तसल्ली दी। फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, कुछ ही देर में इन्हें लेकर चली जाएगी। धानी रोते हुए बोली, ये लड़के काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे। आज तो ये दीवार फांद कर घर के अंदर घुस आए और मेरी इज्जत खराब करना चाहते थे। वो हिचकियों के बीच रो रही थी और वीर को सब बता रही थी। अचानक वीर के आ जाने से वो दिल ही दिल में उसकी शुक्रगुजार भी हो गई थी, जिसने उसका मसीहा बनकर उसकी इज्जत बचाई थी। कुछ देर के बाद दोनों कमरे में अकेले बैठे थे। धानी बिस्तर पर बैठी थी, जबकि वीर सोफे पर बैठा उसका लाल रो रो कर बिगड़ा चेहरा देख रहा था। और तभी धानी सिसकते हुए बोली, मैं अब ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। उसकी आवाज़ भावनाओं से खाली थी। वो कुछ देर पहले वाली धानी नहीं लग रही थी जो उसके सीने से लगकर रो रही थी। ये तो फिर से वही धानी हो गई थी जो वीर से नफरत करती थी। वीर ने गला खखारते हुए कहा, मैं अब तुम्हें इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन बिना किसी रिश्ते के मैं तुम्हें अपने साथ भी नहीं रख सकता, न तुम्हें अपने घर लेकर जा सकता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम्हें साथ रखने का एक ही तरीका है कि तुमसे एक जायज़ रिश्ता जोड़ लूं, और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वीर सिंह के ये शब्द धानी के कानों पर धमाके की तरह गिरे। वो अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी, जैसे यकीन न आ रहा हो कि उसने सचमुच यही कहा है। अगले ही पल होश में आते ही वो गुस्से से चीख पड़ी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात कहने की? वो गुस्से से चिल्लाई, मगर वीर पूरी शांति से बोला, मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो, और आज ही हमारी शादी होगी। तुम्हारी इज्जत पर अब और कोई आँच नहीं आने दूंगा। रघु ने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान की है, अब मैं उसकी बेटी की जान और इज्जत की रक्षा करूँगा। वीर की ये सुकून भरी बातें सुनकर धानी और भी तिलमिला गई। अगले ही पल वीर ने अपने कुछ जानने वालों को फ़ोन कर दिया। 1 घंटे के अंदर ही अंदर कई लोग उनके घर पहुंच चुके थे, जिनमें पंडित जी भी शामिल थे। पंडित जी ने आंगन में ही अपना सामान खोलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी। धानी फटी फटी निगाहों से ये सब कुछ देखती जा रही थी और सिसकते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम होते कौन हो अपनी मर्जी मेरे ऊपर थोपने वाले? धानी गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू और रोष दोनों तैर रहे थे। वीर उसकी चीखें सुनकर भी एक पल के लिए चुप खड़ा रहा, फिर ठंडी सांस भरते हुए बोला, तुम्हें समझ आ जाएगा धानी, बहुत जल्द समझ आएगा। ये कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर आकर अपने दोस्तों से धीमी आवाज़ में कुछ बातें करने लगा। तभी उसका दोस्त अमित एक थैला लेकर आया, जिसमें शादी का ज़रूरी सामान था। वीर ने उसमें से एक शापर निकाला और फिर कमरे में दाखिल हुआ। उसने धानी के सामने वो शापर रखते हुए कहा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। धानी की आंखों में आग भड़क उठी। उसने वो उठाकर झटके से दूर उछाल दिया और कांपती आवाज़ में चीखी, मैं हरगिज भी इसे नहीं पहनूंगी और ना ही आपसे शादी करूंगी। आप क्यों नहीं समझते? उसकी चीखों में दर्द, नफरत और बेबसी साफ झलक रही थी। वीर के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से की लकीरें खिंच गईं, लेकिन उसने तुरंत ही खुद को संभालते हुए बाहर नौकरानियों को इशारा कर दिया। कुछ देर पहले ही हवेली की 2 नौकरानियां वो बुला चुका था। वो दोनों कमरे में दाखिल हुई। वीर ने उन्हें देखकर सख्ती से कहा, इसे तैयार करो। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। दोनों औरतें धीरे धीरे धानी के करीब आईं। उनमें से एक बड़ी उम्र की नौकरानी ने नरमी से कहा, धानी बेटा, जिद मत करो। तुम्हारा बाप तो वीर सिंह पर जान देता था, और तुम कैसी बेटी हो कि अपने बाप की इज्जत का पास भी नहीं रख रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मालिक तुम्हें अपना रहे हैं, तुम्हें सहारा दे रहे हैं, वरना सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये समाज एक अकेली लड़की को जीने नहीं देता। धानी ने गीली आंखों से उनकी तरफ देखा, टूटती आवाज़ में बोली, अब क्या जाने, मैंने अपना बाप खोया है, वो भी इस इंसान की वजह से, इसी इंसान से, उसी इंसान से जिससे आप मुझे शादी करने को कह रही हैं। उसका गला आंसुओं की वजह से भरा गया और आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। उस नौकरानी ने गहरी सांस लेते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम नहीं जानती बेटा अंदर की बात। अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बाप ने मरते वक्त मालिक से क्या कहा था, तो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। ये सुनकर धानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो कांपते होठों से बोली, क्या कहा था मेरे पापा ने? बताइए मुझे, प्लीज़ बताइए। नौकरानी ने उसकी तरफ दया भरी निगाहों से देखा। वो उसी ड्राइवर की बीवी थी जो रघु के आखिरी वक्त उसके साथ था।
उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सब जानती हूँ। मेरे पति ने मुझे सब बताया था। लेकिन बेटा, अगर सच जानना है तो तुम्हें मालिक से शादी करनी होगी, तभी वो खुद तुम्हें सब बताएंगे, वरना तुम्हें कभी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। नौकरानी के शब्दों ने धानी को उलझन में डाल दिया। उसका मन जैसे दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो अपने पिता की आखिरी बात जानने की चाह, दूसरी तरफ वीर से शादी करने का गुस्सा और नफरत। वो अपना सिर थाम कर बिस्तर पर बैठ गई, हिचकियों से कांपती हुई। तभी दरवाजा खुला और वीर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही धानी झटके से खड़ी हुई और तेजी से उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू झर झर बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आप प्लीज़ प्लीज़ क्यों नहीं समझते, इस शादी से इनकार कर दें। मैं नहीं कर सकती आपके साथ शादी। उसके शब्दों में इस बार कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि बेबसी और दर्द भरा हुआ था। उसकी आवाज़ मासूमियत और दर्द से भीगी हुई थी। वो सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे हार मान चुकी हो। वीर ने उसकी हालत देखी, उसकी भीगी आंखें, उसका कांपता बदन और मासूम चेहरा। होंठ भींचकर उसकी ओर देखता रह गया। वो लड़की सचमुच अभी भी एक बच्ची ही थी, जो उससे पूरे 12 साल छोटी थी। वीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी भारी आवाज में पूछा, इनकार की वजह क्या है धानी? जानते हैं ना आप, फिर क्यों पूछ रहे हैं? एक बार फिर जानना चाहता हूँ, वजह बताओ। उसकी आवाज़ में दबाव भी था और दर्द भी, जैसे वो अपने दिल की जंग से खुद लड़ रहा हो। जबकि वो दुख से आंखें बंद कर गई, क्योंकि उसे नफरत थी वीर से। मैं मरना पसंद करूंगी, मगर आपसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। उसके शब्द तेज हथियार की तरह वीर सिंह के दिल पर लगे और वो पथराई आंखों से उसे देखता रह गया। उसे पता था धानी की नफरत की वजह क्या है, मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। वो तो अपने मरते हुए दोस्त से वादा कर चुका था कि उसकी बेटी की रक्षा करेगा और उससे शादी करेगा। वीर ने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी नफरत और मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद हमारी शादी है, इसके लिए खुद को तैयार करो। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया था और गेट पर खड़े गार्ड को इशारा कर दिया कि धानी कहीं बाहर न जाने पाए। फिर उसने कार्तिक को भी फोन करके बुलाया। कार्तिक जब आया तो उसने हैरानी से सिचुएशन को समझने की कोशिश की। वीर ने उसे अलग ले जाकर कहा, इस बारे में किसी से अभी फिलहाल कुछ मत कहना। जिस पर कार्तिक मुंह बनाकर बोला, वाह भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो सब पर बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हो आप। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर थपकी दी। तो ये तो मेरी शादी का लड्डू खाने को मिल ही जाएगा, बाकी सबको तो वो भी नसीब नहीं होगा। और कार्तिक बस उसे घूरता रह गया था और फिर खामोश हो गया। आखिरकार धानी को मजबूरी में शादी के लिए तैयार होना पड़ा, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसके बाप ने मरने से पहले वीर सिंह से क्या कहा था। शादी के बाद धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर चले गए और जब घर खाली हुआ तो वीर अंदर आया। धानी दुल्हन के कपड़ों में खड़ी थी। चेहरे पर मेकअप नाम की कोई चीज नहीं, गहनों का नामो निशान नहीं। जैसे तैसे तो उसने लहंगा पहना था। वीर ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। वो बेजान से उसके साथ खींचती चली गई। जैसे ही वीर धानी को लेकर घर में दाखिल हुआ, सब लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। इससे पहले कि वीर की माँ कुछ पूछती, आरती गुस्से से आगे आई। वीर के सामने खड़ी होकर चिल्लाई, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, तुम्हारे नाम पर बैठी हूँ, और तुम इस लड़की को बीबी बनाकर घर ले आए? ये क्या बकवास है? वो गुस्से से तिल मिला रही थी। क्यों? क्योंकि ये लड़की मुझसे ज्यादा हसीन है, या फिर इसलिए कि ये कम उम्र है और तुम्हें कम उम्र की लड़कियों का शौक चढ़ा है? उसके तंज पर वीर का खून खौल उठा था। उसने उसने सख्ती से जवाब दिया, तमीज से बात करो आरती, जिसके बारे में तुम ऐसी बातें कर रही हो ना, वो मेरी पत्नी है, और अपनी पत्नी के बारे में इस तरह की बातें मैं किसी से भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे मुंह से भी नहीं, औकात में रहो। और रही बात तुम्हारे और मेरे रिश्ते की, तो याद रखो, सिर्फ मंगनी हुई थी, शादी नहीं। वीर ने साफ लहजे में सबको जवाब दिया और धानी को ऊपर कमरे में ले गया। आरती वहीं आंसुओं से भरी आंखों के साथ रह गई। ऊपर कमरे में धानी ने गुस्से और तंज से कहा, आप में और हम में बहुत फर्क है। आप भले ही मुझे पत्नी मान लें, मगर आपके घर वाले मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी नज़र में मैं हमेशा एक नौकर की बेटी ही रहूंगी। वीर ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, लोगों से अपनी बात मनवाना वीर सिंह को बहुत अच्छे से आता है, माय डियर वाइफ। ये कहते हुए वो पहली बार शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और धानी शर्म और गुस्से से मुंह फेर लेती है, जबकि वीर गहरी सांस भरकर बाथरूम में चला जाता है। वो बहुत थका हुआ था और नींद चाहता था, जबकि धानी अपना तकिया उठाकर सोफे पर लेट गई।
उसकी आंखें नींद से नहीं बल्कि गुजरे हुए वक्त की कड़वी यादों से भरी हुई थीं। कुछ ही दिन में उसकी जिंदगी ने ये कैसा मोड़ लिया था। अगले दिन नाश्ते की मेज पर जब धानी वीर के साथ नीचे उतरी तो सबकी नजरें फिर से उन पर टिक गईं। आरती ने तंज कसते हुए कहा, अब क्या ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी? उसकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। धानी ने वीर की शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे क्योंकि उसके पास और कपड़े ही नहीं थे। रात को भारी कपड़ों में नींद न आने पर उसने वीर की अलमारी से कपड़े निकालकर पहन लिए थे। आरती की बात सुनकर वीर ने भी धानी को देखा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि सचमुच धानी के पास कपड़े नहीं थे। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपनी खास नौकरानी को मैसेज कर दिया, फटाफट धानी के लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। वो मुस्कुराया और धानी का हाथ पकड़कर बोला, अब ये मेरे साथ ही बैठेगी, खाना भी खाएगी और जहाँ मैं जाऊँगा वहीं जाएगी। सही कहा ना मैंने? धानी उसके स्पर्श से शर्म से लाल हो गई थी, मगर बाकी सब लोग गुस्से से वीर को घूरते रह गए। उसी वक्त तो प्रताप जी और अंजना जी ने सख्ती से कहा, वीर, हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और फिर गुस्से में डाइनिंग टेबल छोड़कर अपने कमरे में चले गए। एक गहरी सांस लेते हुए वीर सिंह भी उनके पीछे पीछे चला गया और उनके पूछने पर उसने सब कुछ सच बता दिया कि कैसे रघु की जान उसकी वजह से गई और रघु की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने धानी से शादी की है। कुछ देर पहले तक प्रताप सिंह और अंजना जी के दिल में धानी के लिए गुस्सा था, लेकिन अब उस गुस्से की जगह दया ने ले ली थी। उन्होंने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी और फिर यूं माता पिता को खुश देखकर वीर सिंह के दिल को भी सुकून मिला था। थोड़ी देर बाद प्रताप जी और अंजना जी बाहर आए और धानी को प्यार भरी नज़रों से देखने लगे। धानी, जिसने कुछ ही दिनों में इतने दुख झेले और इस दुनिया में अकेली रह गई थी, उन्हें अपनी बहू के रूप में वो बहुत पसंद आई थी। अंजना जी उसके पास जाकर उसका चेहरा चूमते हुए बोली, मुझे मेरी बहू बहुत पसंद आई है। धानी तो हैरान रह गई कि ऐसा क्या हुआ अंदर कि दोनों अचानक उसे इतना चाहने लगे। उसने शक भरी निगाहों से वीर को देखा, जो सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ खामोश खड़ा था। खुले दिल से धानी को कबूल कर लेने पर मालती जी और आरती जल भुन चुकी थीं और गुस्से में अपने अपने कमरों में चली गईं। अब उनके लिए वहाँ कोई काम नहीं रहा था, क्योंकि वीर सिंह से रिश्ता खत्म हो चुका था और वे आरती के लिए नया रिश्ता ढूंढने में लग चुकी थीं। इस शादी से कोई भी खुश नहीं था। नेहा तक के चेहरे पर रंजिश थी। सिर्फ कार्तिक था जो इस रिश्ते से बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने शरारत से धानी को छेड़ा, भाभी, आप नहीं जानते ये कितने खड़ूस इंसान हैं। मुझे तो आप पर तरस आ रहा है, पता नहीं आप इनसे कैसे निभाएंगी। वीर ने उसे घूर कर देखा तो कार्तिक हंस पड़ा। अरे अरे, ऐसे मत देखो, मजाक कर रहा हूँ। क्या कभी आप सच में भाभी पर गुस्सा करेंगे? वीर ने धानी की तरफ देखते हुए पूछा। हरगिज नहीं, मैंने कभी आज तक इस पर गुस्सा किया है? धानी ने कंधे उचका दिए। अभी तो नहीं किया, आगे जाकर कर भी सकते हैं। उसकी बात पर वीर ने बुरा सा मुंह बना लिया, फिर बोला, ठीक है, मैं काम से जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जो कपड़े मंगवाए हैं कमरे में रखे हैं, उन्हें ट्राई कर लेना। वो कहकर चला गया था। जबकि धानी कमरे में आई तो दंग रह गई थी। पूरे बिस्तर पर कपड़ों का ढेर लगा था। कुछ फैंसी ड्रेसेस, कुछ साड़ियाँ, गाउन और नाइट सूट। कपड़ों के अलावा भी ढेर सारी चीज़ें कमरे में भरी पड़ी थीं। वो सोचने लगी, आखिर ये सब मेरे लिए क्यों, जब मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ। दिन धीरे धीरे गुजरने लगे थे। धानी जब भी उसे नफरत भरे शब्द कहती तो वीर मुस्कुराकर टाल देता। वो हर बात का जवाब मोहब्बत से देता, मगर धानी को उसकी मोहब्बत भी झूठी लगती। उसका दिल कहता कि वो उस इंसान को कैसे माफ़ करे जिसकी वजह से उसके बाप की जान गई। वैसे अगर सच में देखा जाए तो रघु ने अपनी मर्जी से अपने मालिक के लिए अपनी जान दी थी। वीर ने उसे मजबूर नहीं किया था। फिर भी ये बात धानी के दिल में चुभती रहती थी। कभी कभी उसका दिल वीर के लिए नरम भी पड़ जाता, मगर वो तुरंत खुद को डांट देती और अपने जज्बात अंदर ही दबा लेती। वीर उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और बेहद प्यार से उससे बात करता। ये सब देखकर कहीं ना कहीं धानी भी उसे पसंद करने ही लगी थी, मगर वो अपने दिल को समझाती रही, लेकिन दिल कहाँ मानता है। वो अब वीर सिंह के लिए मचलने लगा था और एक दिन धानी को एहसास हुआ कि वीर उससे कितनी मोहब्बत करता है। जब वो बीमार पड़ गई, उसी रात वीर की एक बेहद ज़रूरी मीटिंग थी, मगर धानी की हालत देखकर वो अपनी मीटिंग में भी नहीं जा पाया था। पूरी रात वो उसके सिरहाने बैठा, उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता रहा। ये काम वो किसी नौकरानी को भी सौंप सकता था, मगर उसने खुद किया जैसे ये उसका हक हो। पहली बार धानी का दिल उसके लिए तेज तेज धड़कने लगा था।
इस बार उसने अपनी धड़कनों पर पहरा नहीं बिठाया। उसे उसमें अपने पापा की झलक दिखाई दी। ऐसे ही उसके पापा भी उसका ख्याल रखते थे। उसके आंसुओं से तकिया भीगता जा रहा था। सुबह जब धानी को होश आया तो उसने देखा कि वीर उसके बिल्कुल पास बेड पर ही लेटा हुआ है। वो उसे देखने लगी। कितना प्यारा लगता था, कितना मासूम सा। रात भर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। धानी उसकी सूरत में खो गई। न जाने कब उसके दिल में तूफान सा उठा और उसके मासूम चेहरे पर अपना सारा प्यार उंडेल दिया। वो थोड़ा आगे बढ़ी और वीर के माथे पर अपने होंठ रख दिए। फिर बारी बारी उसकी बंद आंखों पर किस किया और आखिर में अपने होंठ उसके होंठों पर टिका दिए। जैसे ही वीर ने उसके नरम स्पर्श को महसूस किया, उसने अचानक ही अपनी आंखें खोल दी। वीर की आंखें खुलते ही धानी ऐसे पीछे हटी जैसे करंट लगा हो और तुरंत शर्म से लाल होकर कंबल में दुबक गई। वीर अब इस बात से उसे देखता रह गया। ये सच था या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर धानी के शर्म से लाल चेहरे ने उसे सब कुछ बता दिया था। वीर के होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से कंबल हटाया और धानी को अपने सीने से कसकर लपेट लिया। डियर वाइफ, उसकी आवाज़ में शरारत थी। जो मैंने अभी अभी महसूस किया वो हकीकत थी या मैं बस कोई सपना देख रहा था? कहते हुए उसने अपनी 2 उंगलियों से उसके गुलाबी होठों को हल्के से दबाया। धानी की सांसें थम गईं। उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। डर और शर्म के मारे वो धीरे से बुदबुदाई, छोड़िए मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने सपना देखा होगा। उसकी मासूमियत भरी आंखों से झूठ साफ झलक रहा था। वीर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब अपनी बात से मुकर मत जाना धानी, तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत के रंग साफ नजर आ रहे हैं। उसने उसकी आंखों को अपने होठों से छूते हुए कहा। धानी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी धड़कनें अब उसके सीने से टकरा रही थीं। अचानक वो गुस्से से बोली, हाँ करती हूँ मैं आपसे मोहब्बत। क्या करूँ? आप मेरे पति जो हैं। तो क्या अब आपसे मोहब्बत भी ना करूँ? उसकी आवाज़ में गुस्से के साथ छुपा हुआ इकरार भी था। वीर उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। तो आखिर मेरी मोहब्बत जीत ही गई मिसेज वीर सिंह। उसने शरारत से फुसफुसाते हुए उसे और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर रौनक लौट आई थी। वीर ने उसे गहराई से देखते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तुम्हारे दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं है? कहीं तुम मुझे दोबारा छोड़ तो नहीं दोगी? उसकी आवाज़ में डर छुपा हुआ था। वो अब धानी से इस कदर मोहब्बत करने लगा था कि उसके बिना जीने का ख्याल भी उसे तोड़ देने के लिए काफ़ी था। धानी ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए धीरे मगर मजबूत शब्दों में कहा, आपको क्या लगता है जिस इंसान को मेरे पापा ने मेरे लिए चुना, मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। उसकी बात सुनकर वीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या तुम जानती हो रघु की आखिरी ख्वाहिश? उसने कांपती आवाज में कहा। धानी ने हल्के से सर झुका लिया और सुकून भरी मुस्कान दी। हाँ, मैंने नौकरों को बातें करते सुना था और तभी से मेरे दिल में आपकी मोहब्बतें जड़ें जमाने लगी और आज ये मोहब्बत बेकाबू हो गई है। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसकी धड़कनों की आवाज़ कमरे में सुनाई दे रही थी। वो नजरें चुराते हुए शर्म से लाल होकर सिमट गई। वीर ने खुद को रोक न पाया। उसने कंबल उसके ऊपर से हटाया और उसके होठों को अपने होठों से पीते हुए अपने दिल को सुकून दिया। धानी थोड़ा सा कसमसाई। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से कहा, प्यार कर रहा हूँ, अब तो इजाज़त है ना? कहते हुए उसने उसकी डोरियों को खोलना शुरू कर दिया। धानी ने उसे गुस्से से घूरा। शर्म से लाल होते हुए बोली, मैंने अभी इजाज़त नहीं दी थी और आप हैं कि पहले ही अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। उसकी बात सुनकर वीर का चेहरा उतर गया। हंसी गायब हो गई। वो सचमुच परेशान हो गया था। लेकिन अगले ही पल धानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कमरे में गूंज गई। वो उसकी बाहों में और भी गहराई से समा गई और बोली, इजाज़त है डियर हस्बैंड। उसकी आंखों में शरारत और मोहब्बत एक साथ चमक रही थी। वीर उसे गुस्से और प्यार के मिले जुले जज्बे से देखने लगा और अगले ही पल उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके नाजुक होठों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। उसकी सांसें धड़कनों की रफ्तार के साथ तेज धड़क रही थीं। जब वो थोड़ी देर बाद अलग हुआ तो उसकी आंखों में सिर्फ पागलपन भरा इश्क था। आज रात तुम सिर्फ मुझे महसूस करोगी, क्योंकि आज हम दोनों ने अपनी मोहब्बत को पा लिया है। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें गहराई से भरी तड़प थी। धीरे धीरे वो उसकी नाजुकियों में खोता चला गया और धानी अब उसने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। उसकी हर सिसकी, हर हल्की सी आहा वीर के जुनून को और भी बढ़ा रही थी। बाहर सुबह के 9 बज चुके थे। दरवाजे पर कई बार दस्तक भी हुई, लेकिन दोनों को होश कहाँ था। वो तो हर किसी से बेगाना होकर एक दूसरे में खोए पड़े हुए थे।
जब दोपहर के 12 बजे दोनों फ्रेश होकर नीचे आए तो अंजना जी ने खोजती नजरों से उन्हें देखा। धानी के चेहरे पर शर्म की लालिमा और उनके बेटे के चेहरे पर फैला सुकून उन्हें सब कुछ समझाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। जो डांट वे उन्हें देने का इरादा रखती थीं कि दोपहर तक कमरे में बंद रहना क्या तरीका है, वो अब सब भूल गई थीं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आज ही उनके बेटे ने नई जिंदगी की शुरुआत की है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना।